बहुत ही क्विक रिवीजन अब हम करने जा रहे हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल की विद द कीवर्ड्स जिसके बेसिस पर हम अपनी केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल टास्क है दैट यू हैव टू डिवाइड अमंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल वर्कलोड है उसे आप इंडिविजुअल्स के बीच में डिवाइड करो उनकी एबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे। एबिलिटी की जब मैं बात करता हूं तो एबिलिटी से मेरा मतलब होता है फिजिकल स्टैमिना ऑफ द पर्सन, जबकि कैपेबिलिटी से मेरा मतलब होता है मेंटल स्टैमिना ऑफ द पर्सन, मेंटल पावर ऑफ द पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू यूज द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसके पास कितनी पावर है ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज को यूज करने की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो आपको ड्यूटीज दी गई हैं, आप उसे बेस्ट मैनर में परफॉर्म करके दें। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी मिल जाए बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले तो उसका बिहेवियर इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दे बट हम अथॉरिटी ना दे तो कहीं ना कहीं वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। थर्ड है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिंग द अथॉरिटीज ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, रिस्पेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो दूसरों की अथॉरिटीज हैं, उनको रिस्पेक्ट करना रादर देन कि हम उसे चैलेंज करें। ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता क्या है कि सुपीरियर को नेसेसरी एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लेने हैं टू मेंटेन द डिसिप्लिन। सुपीरियर एक्शंस मस्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। यूनिटी मतलब सिंगल। तो यूनिटी ऑफ ऑर्डर का हमारा प्रिंसिपल क्या है? दैट सबॉर्डिनेट मस्ट बी ऑर्डर्ड बाय वन सुपीरियर ओनली। सबॉर्डिनेट को ऑर्डर सिर्फ एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सुपीरियर एट ए टाइम सबॉर्डिनेट को ऑर्डर करेंगे तो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा, वो काम को डिले करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर मे बी अ सिचुएशन ऑफ डिवीजन ऑफ लॉयलिटी कि सपोज 3 बंदों ने मिस्टर ए को ऑर्डर किया तो वो सबसे पहले उसका काम करेंगे जिसके लिए वो ज्यादा लॉयल है। तो डिवीजन ऑफ लॉयलिटी का कॉन्सेप्ट भी यहां पर हो सकता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इट्स एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब जब मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ता हूं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड कवर अप होता है। अब देखिए वन ग्रुप वन हेड, बट इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा बात कही गई है दैट इज वन प्लान। दैट इज देयर शुड बी अ वन ग्रुप विद वन हेड, वन वर्किंग ऑन वन प्लान एट ए टाइम। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एक्सटेंशन है यूनिटी ऑफ कमांड की। मतलब उसमें यूनिटी ऑफ कमांड की तो बात आती ही है, इसके अलावा भी कुछ और आता है और वो क्या है? वन प्लान। वन ग्रुप विद वन हेड शुड वर्क ऑन वन प्लान ओनली। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने देखा था सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? टॉप लेवल के पास। और जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब वो डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एट ऑल द लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है उसके नेचर पर और उसके साइज पर। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरआफ्टर द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉइज। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो किसी पर्पस के साथ ज्वाइन करते हैं और वो पर्पस क्या कहलाता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जिस पर्पस से हमने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है दैट इज टर्म्ड एज जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है। मतलब in case of conflict between the personal interest and the general interest, we will give the priority to the general interest, that is the organizational objectives. Next है हमारा
स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जो भी इंप्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी उन्हें मिलनी चाहिए। जब मैं बात करता हूं रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी की, तो इससे मेरा मतलब है कि खामखा किसी भी बिना बात के आप किसी को फायर नहीं करेंगे। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए, उसको चांस दिया जाए उससे निकलने का, रादर देन कि ये गलती हुई और आपने सीधे फायर कर दिया। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देयर शुड बी अ जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आप रेम्युनरेशन मींस वट एवर द एम्प्लॉय इज गेटिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलता है उसके एफर्ट्स के लिए वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स होना चाहिए। और जब मैं बात करता हूं सेटिस्फैक्ट्री की, तो वो सेटिस्फैक्ट्री दोनों के लिए होना चाहिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉय को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एफर्ट ज्यादा कर रहा हूं और पे कम मिल रहा है, ना ही एम्प्लॉयर को ये लगना चाहिए कि एफर्ट्स कम हो रहे हैं और मैं पे ज्यादा कर रहा हूं। तो इट शुड बी सेटिस्फैक्ट्री टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मींस इक्वल ट्रीटमेंट। जब मैं कहता हूं इक्वल ट्रीटमेंट से, तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सबको आपको इक्वल सैलरी देनी है। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, नेशनैलिटी, कास्ट, इन सब के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ऑर्डर होते हैं, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स राइट प्लेस। हर चीज को रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में राइट प्लेस होनी चाहिए, और सिर्फ राइट प्लेस का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में हर जगह हर चीज अपनी राइट जगह पर भी होनी चाहिए। उसके बाद सोशल ऑर्डर, राइट प्लेस फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी पर्सन ऑन इट्स राइट प्लेस। उसके बाद आपका आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो स्केलर चेन कहता है कि लोअर लेवल जो है वो कम्युनिकेट करेगा मिडिल लेवल से, और मिडिल लेवल जो है वो कम्युनिकेट करेगा टॉप लेवल से। इट मींस इट्स अ अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड रेंजिंग फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बट जो मैनेजर्स, जो वर्कर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सपोज परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर है, बोथ आर वर्किंग एट द मिडिल लेवल, तो उनके बीच में क्विक कम्युनिकेशन हो सके, इसको पॉसिबल करने के लिए हमें एक गैंग प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब उनको हमें अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपस में सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टू फैसिलिटेट द क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सनल वर्किंग एट द सेम लेवल, अ गैंग प्लान में बी क्रिएटेड बाय पासिंग अ प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी। देयर आफ्टर हमारा है ई स्पिरिट डी कॉप्स। ई स्पिरिट डी कॉप्स क्या कहता है, दैट देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट अमंग द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वर्कर्स, इंडिविजुअल्स पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब अपने अपना होके काम करेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल को इग्नोर करके चलेंगे, तो उस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। बहुत ही अच्छी लाइन मैंने इसमें आपको बताई थी, होपफुली आपको याद होगी, दैट ग्रुप एफर्ट्स आर मोर देन द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। रिपीटिंग अगेन, ग्रुप एफर्ट्स आर मोर देन द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। जितने इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रहे हैं उन सबको सम कर दो और ग्रुप एफर्ट एक तरफ रख दो, तो ग्रुप एफर्ट जो होंगे वो ज्यादा होंगे एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट से। एंड द लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप बाय मोटिवेटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करके फर्स्ट स्टेप लेना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर इंप्लॉइज इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़कर क्या काम करना है देखते हैं, रादर देन कि वो वेट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन आएगी तब काम करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2 ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां इंप्लॉइज वेट करते हैं इंस्ट्रक्शन आएगी तभी काम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सेकंड, जहां पर इंप्लॉइज आगे बढ़ बढ़ के स्टेप लेते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगी। अनडाउटेडली जहां पर इंप्लॉइज इनिशिएटिव ले रहे हैं, इट्स अ मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंबाइनिंग ऑल द प्रिंसिपल्स, ये मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स लिखे हैं जो आप केस स्टडी में देख सकते हो और इसके बेसिस पर केस स्टडी आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिवीजन ऑफ वर्क का, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, superior actions must to maintain discipline, unity of command, order from one superior only, unity of command, one group, one head, one plan, centralization and decentralization depends on nature and size,
subordination of individual interest over general interest, organizational objectives are supreme, stability, job security, remuneration on the basis of effort, principle of equity, equal treatment, principle of order, material order, social order, scalar chain, unbroken chain of command plus gang plan, e-spirit, D-corp, team spirit, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के, जो बहुत ही क्विक रिवीजन हमने करी। नेक्स्ट वीडियो आपको बड़ी जल्दी मिलेगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स एज वेल एज उनकी टेक्निक्स। थैंक यू।